सभी को प्रणाम। नवांश कुंडली। नवांश को महर्षि पराशर जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग बताया है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि नवांश को हमें लग्न कुंडली के तुल्य पढ़ना चाहिए, यानी जितना एफर्ट हम लग्न कुंडली को पढ़ने पर लगाते हैं उतना ही एफर्ट हमें नवांश कुंडली को पढ़ने पर भी लगाना चाहिए। इतनी ज्यादा महत्ता महर्षि पराशर जी ने नवांश कुंडली को दी है। अब नवांश कुंडली को पढ़ें कैसे, उसके लिए आज मैं आप लोगों के लिए 6 नियम लाया हूं, जिनके द्वारा आप अपनी या किसी भी जातक की नवांश कुंडली को पढ़ सकते हैं और सटीक फलादेश कर सकते हैं। इन नियमों में मैंने नवांश कुंडली को पढ़ने के कुछ महत्वपूर्ण नियम लिए हैं, जैसे राशि तुल्य नवांश, वर्गोत्तम, पुष्कर नवांश इत्यादि। तो चलिए इन नियमों को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो इसमें पहला नियम राशि तुल्य नवांश हम लेते हैं, जो कि बहुत ही सरल है। इसमें करना क्या है, हमें नवांश कुंडली में जो भी ग्रह जिस भी राशि में स्थित है उस राशि को लग्न कुंडली में देखना है कि वह लग्न कुंडली में वह राशि किस भाव में है। उस ग्रह को उस भाव में रख देना है उस राशि में। जैसे प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। जैसे चंद्रमा इस कुंडली में कुंभ राशि में स्थित है। इस कुंडली में चंद्रमा नवांश में कुंभ राशि में स्थित है और लग्न कुंडली में कुंभ राशि अष्टम भाव में है। तो इन चंद्रमा को हमने अष्टम भाव में रख देना है। अष्टम भाव से जुड़े हुए फल यह चंद्रमा अपनी दशांतर दशा में देंगे। नॉर्मली यह लग्न कुंडली, लग्नेश यहाँ पर चंद्रमा है, सप्तम भाव में विराजित है, तो लग्न के वह रिजल्ट देंगे जो लग्नेश होने की वजह से लग्न के रिजल्ट देंगे। सप्तम भाव में विराजित होने की वजह से सप्तम भाव के फल भी देंगे। परंतु नवांश में वह कुंभ राशि में स्थित है और कुंभ राशि लग्न में अष्टम भाव में है, इस वजह से अष्टम भाव से जुड़े हुए फल भी चंद्रमा अपनी दशांतर दशा में इस व्यक्ति को, इस जातक को देंगे। इसी तरीके से हमें सारे ग्रहों को देखना होता है। जो भी ग्रह नवांश में जिस भी राशि में स्थित है उन राशि को लग्न कुंडली में देखना है कि वह कहाँ पर है, और उसमें जहां भी वह जिस भी भाव में वह राशि आएगी उस भाव से जुड़े हुए फल भी वह ग्रह अपनी दशांतर दशा में देंगे। जैसे अब इसमें दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे बुध बुध इस कुंडली में नवांश में तुला राशि में स्थित है। तुला राशि लग्न कुंडली में चतुर्थ भाव में है। तो चतुर्थ भाव से जुड़े हुए फल बुध अपनी दशांतर दशा में इस एक जातक को देंगे। वो द्वादशेश हैं, तृतीयेश हैं और पंचम में बैठे हैं, तो थर्ड हाउस का, फिफ्थ हाउस का और 12th हाउस का रिजल्ट तो देंगे ही, साथ ही साथ चतुर्थ भाव का रिजल्ट भी इस जातक को देंगे। यह नियम राशि तुल्य नवांश कहता है। अब इस सूत्र का बेनिफिट कैसे होता है, सूत्र को हम कैसे अप्लाई करते हैं, अप्लाई करना तो मैंने बता दिया, इसको हम देखना है कि इससे फलित कैसे करना है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी ग्रह, जैसे इस कुंडली में जैसे हमने बुध की बात करी थी, बुध की चर्चा करी थी। बुध तृतीयेश और द्वादशेश होकर के पंचम भाव में विराजित है और नवांश कुंडली में तुला राशि चतुर्थ भाव में विराजित, चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव में बुध विराजित होने की वजह से चतुर्थ भाव के फल भी बुध अपनी दशांतर दशा में देंगे। अब यदि कोई व्यक्ति पूछे कि क्या घर, प्रॉपर्टी, वाहन से रिलेटेड कोई घटना बुध की दशांतर दशा में घट सकती है, तो यदि आप लग्न कुंडली को नॉर्मली देखेंगे तो आप उसको मना कर देंगे, क्योंकि द्वादशेश और तृतीयेश का संबंध बुध से है और पंचम से, परंतु चतुर्थ भाव से संबंध बुध का डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है। अब ये जब हम ये वाला नियम अप्लाई करते हैं नवांश कुंडली को, जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि बुध चतुर्थ भाव के रिजल्ट भी दे रहे हैं, तो हम कहेंगे यस, आप के बुध की अंतर दशा में, दशांतर दशा में चतुर्थ भाव रिलेटेड भी घटनाएं घटित होंगी। अब कोई भी ग्रह है वह मान लीजिए लग्न कुंडली में छठे घर में स्थित है, 6th हाउस में स्थित है, और वह नवांश कुंडली में उस राशि में चले गया जो कि 12वें घर में स्थित है, 12वें भाव में पड़ रही है लग्न कुंडली में। तो उसकी दशांतर दशा में वह भाव उसको छठे और 12वें से संबंधित रिजल्ट देंगे।
छठा भाव रोग शत्रु ऋण का है, 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन का है, जेल का है, जो कि कॉम्बिनेशन ये छठे और 12वें का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो यह रोग के कारण हॉस्पिटल पहुंचाना या शत्रु के कारण कोर्ट में जाना या जेल में जाना, इसमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जब छठे और 12वें का संबंध बनता है। तो ऐसे में उस जातक को इस तरीके से परिणाम मिलेंगे। इसी तरीके से यदि अष्टम भाव में कोई ग्रह विराजित है और राशि तुल्य नवांश के इस नियम के अनुसार वह 11वें भाव में नवांश कुंडली में जहां में बैठा है, जिस राशि में वो 11वें भाव में पड़ रही है, तो इस अष्टम भाव और 11वां भाव जब कनेक्ट हो जाता है तो कोई पैटर्नल कोई ऐसी संपत्ति मिलना या कोई इंश्योरेंस का पैसा मिलना या कुछ भी ऐसी चीज जो अष्टम भाव से संबंधित है, उससे लाभ, क्योंकि वह नवांश में एकादश भाव में यदि चले जाएंगे तो एकादश भाव से कनेक्ट हो जाएंगे तो वो लाभ देंगे। तो उस टाइम पीरियड में दशांतर दशा में वह उस व्यक्ति को अष्टम भाव से रिलेटेड लाभ देंगे। इसी तरीके से आप सारे भावों को अप्लाई कर सकते हैं, सारे भावों को अप्लाई करके उसमें देख सकते हैं नवांश कुंडली में वह कहाँ स्थित है और उसको लग्न कुंडली पर आप उस राशि में रखेंगे तो आप उस ग्रह को देख करके उस जातक के विषय में बता सकते हैं। इस तरीके से यह नियम अप्लाई होता है राशि तुल्य नवांश वाला। अब दूसरा हमारा नियम आता है कि ग्रह D1 से D9 यानी लग्न कुंडली से नवांश कुंडली में वह कितनी दूरी पर गया। जैसे शनि लग्न कुंडली में कर्क राशि में स्थित है और नवांश में वह मकर राशि में स्थित है, नवांश कुंडली में वह मकर राशि में स्थित है, तो वह कर्क से 7 घर आगे गए, कर्क से वह 7 घर आगे गए, तो हम कहेंगे यह स्थिति नॉर्मली सही होती है। अपने से सप्तम जाना सही है, अपने से पंचम जाना अच्छा है, अपने से नवम जाना अच्छा है, परंतु अपने से छठे या 8वें जाना ग्रह का अच्छा नहीं माना जाता। जैसे कोई भी ग्रह, जैसे शनि इस केस में अपने से सप्तम नवांश में वह मकर राशि में है, तो कर्क से सप्तम भाव में गए, मतलब अपने से 7 घर आगे गए नवांश में। यदि वह मकर में ना होकर के कुंभ में होते तो हम कहते कि वे अपने से अष्टम चले गए, जो कि अच्छी पोजीशन नहीं है, षडाष्टक पोजीशन बन गई। इसी तरीके से हम इस ग्रह को, इस नियम को भी अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि ग्रह कहीं अच्छा फल दे रहे हैं या वह बुरा फल दे रहे हैं। तीसरा नियम आता है, हम प्लैनेट की अवस्था देखते हैं, वह नवांश कुंडली में मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, अपने तत्वों में है या नहीं, या शत्रु तत्वों में है। जैसे शनि कर्क राशि में स्थित है और नवांश में वह अपनी ही राशि में आ गए, नवांश में वह अपनी राशि में आ गए, तो हम कहेंगे कि शनि इस जातक के मजबूत स्थिति में है, क्योंकि नवांश में वह अपनी स्वयं राशि में आ गए। तो ऐसे ही नवांश कुंडली में हमने ग्रहों की देखना है कि वह मित्र राशि में है, स्वराशि में है या शत्रु राशिस्थ है। शत्रु राशिस्थ होंगे तो वह कंफर्टेबल साइन नहीं है। जैसे नॉर्मली ये नियम हम लग्न कुंडली पर भी अप्लाई करते हैं, जो कि बेसिक सा नियम है पाराशर जी का, कि वह ग्रह कैसा बैठा है, अपनी राशि में बैठा है या शत्रु राशि में बैठा है या मित्र राशि में बैठा है। इसी तरीके से हमने नवांश में देखना होता है। और इसके साथ साथ हमें नवांश कुंडली में तत्वों को भी जरूर देखना होता है कि कोई भी प्लैनेट, जैसे सूर्य इस कुंडली में वृश्चिक राशि में स्थित है। वृश्चिक राशि जल तत्वी राशि, हम सभी को पता है 4, 8, 12 जल तत्व राशियां हैं। अब सूर्य को जब हमने नवांश कुंडली में देखा तो वह अपनी ही राशि में और सिंह राशि में यानी अग्नि तत्वी राशि में है, जो कि सूर्य की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। यदि हम नॉर्मली लग्न कुंडली पर देखें तत्वों को, तो हम पाएंगे कि मतलब इस कुंडली पर जब हम उसको अप्लाई करेंगे तो हम पाएंगे कि सूर्य जल तत्वी राशि में है तो वह वीक हो गए। नॉर्मली हम देखेंगे कि वह स्ट्रेंथ यदि हम ग्रह की देख रहे हैं तो हम कहेंगे कि वह वीक हो गए, परंतु जब हम उनको नवांश में देख रहे हैं तो वह अपने ही तत्व में आ गए। अग्नि तत्व ग्रह है, अग्नि तत्वी राशि में आ गए और स्वराशि में भी आ गए, तो वह सूर्य
को अब हम वीक नहीं कहेंगे। इस केस में यह कुंडली में हम सूर्य को वीक नहीं कहेंगे इस जातक के लिए। वैसे मैं बता दूं ये कुंडली श्रीमती इंदिरा गांधी जी की है। इस कुंडली को मैंने ऑप्ट इसलिए करा है क्योंकि मेरे को पुष्कर नवांश का भी जब मैं कॉन्सेप्ट अभी बताऊंगा तो वह इस कुंडली पर काफी मतलब अच्छे से अप्लाई होंगी सारी चीजें, इस वजह से मैंने इस कुंडली को लिया है। तो सूर्य इस कुंडली में मजबूत है। ये हमने इस तरीके से हमने मित्रता, शत्रुता और स्वराशिस्त और तत्वों को हमने देखना है इस नियम अनुसार। इसमें चौथा नियम आता है ग्रह वर्गोत्तमी। वर्गोत्तम आपने ग्रह सुना होगा कि वर्गोत्तम का मतलब होता क्या है, बेसिकली मैं बता दूं कि कोई भी ग्रह जिस भी राशि में स्थित होता है लग्न कुंडली में, यदि वह उसी राशि में लग्न नवांश कुंडली में भी स्थित हो जाए तो वह वर्गोत्तमी कहलाता है। वर्गोत्तम का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग हो गया वो प्लेनेट। मतलब हम बलाबल की यदि बात करते हैं इसमें, वर्गोत्तम जो संज्ञा है, जो नियम है, वह ग्रह का बलाबल बताता है कि वह ग्रह कितना स्ट्रॉन्ग है। यदि वह वर्गोत्तमी हो गया तो इसका मतलब वह ग्रह स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। जैसे इस कुंडली में यदि हम गुरु को देखें, गुरु वृषभ राशि में स्थित है और वह नवांश में भी वृषभ राशि में ही स्थित है। इस वजह से हम कहेंगे कि गुरु वर्गोत्तमी हो गए, गुरु वर्गोत्तमी हो गए, राशि वर्गोत्तमी हो गए। तो वह ये गुरु इस कुंडली में हम कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग है। इसी तरीके से वर्गोत्तमी जैसे राशि होती है, वर्गोत्तमी भाव भी होते हैं। जैसे गुरु एकादश भाव में है यहाँ पर स्थित, यदि यही गुरु नवांश कुंडली में भी एकादश में ही होते स्थित तो हम कहते हैं कि गुरु भाव वर्गोत्तमी हो गए, भाव वर्गोत्तमी हो गए। जैसे इस केस में राशि वर्गोत्तमी हुए, ऐसे भाव वर्गोत्तमी भी होता है। भाव वर्गोत्तमी में भी ग्रहों को बल मिलता है, स्पेशल बल मिलता है। तो इस तरीके से हम वर्गोत्तम प्लेनेट को देखते हैं। वर्गोत्तम की वाला जो ये नियम है इसको हम देखते हैं। ये बेसिकली बलाबल को देखने के लिए है, किसी भी प्लेनेट की स्ट्रेंथ को देखने के लिए है। अब इसमें पांचवा नियम आता है ग्रहों की नीचता और उच्चता। ऋषियों ने ये कहा है और जितनी भी नवांश में हमारे आचार्यों ने काम करा है उन्होंने यह कहा है कि लग्न कुंडली में यदि कोई ग्रह नीच का हो गया और नवांश में यदि उच्च का हो गया तो वह ग्रह अब नीच का नहीं माना जाएगा, यानी वह ग्रह अब स्ट्रॉन्ग हो गया। नीच का हम बेसिकली जो हम देखते हैं, नीच के ग्रह से हम ये पता लगाते हैं कि वह ग्रह वीक हो गया। नीच का यदि कोई ग्रह हो जाता है तो वो हम कहते हैं कि स्ट्रेंथ उसके पास कम हो गई। परंतु यदि वह नवांश कुंडली में उच्च का हो गया तो वह वीक नहीं है, इस केस में वह स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। इसी तरीके से वाइस वर्सा, यदि कोई ग्रह नीच का हो रखा है लग्न कुंडली में और यदि वह नवांश कुंडली में उच्च का हो जाए तो उस ग्रह को हम ये नहीं कहेंगे कि उसके पास पावर है, उल्टा हम ये कहेंगे वह वीक हो गया है। इस तरीके से हम ग्रहों की नीचता और उच्चता को भी हमें नवांश कुंडली के थ्रू हम देख सकते हैं, उसका बलाबल देख सकते हैं। अब इसमें छठा नियम जो आता है वह आता है पुष्कर नवांश। अब ये जो उच्चता और नीचता का जो ये कंसेप्ट है, ये पुष्कर नवांश में कुछ ग्रहों में बदल जाता है। जैसे मैं अभी पुष्कर नवांश में उसके पुष्कर नवांश का नियम बताऊंगा तो उसमें आपको यह पता चलेगा। अब पुष्कर नवांश एक ऐसी स्पेशल डिग्रियां होती हैं जिसमें कि यदि ग्रह आ जाए तो वह बेनिफिक रिजल्ट देने वाला हो जाता है, वह व्यक्ति को शुभ परिणाम देने वाला हो जाता है। तो कोई भी ग्रह यदि हमें वीक दिख रहा है, डेबली दिख रहा है, नीच का दिख रहा है और 6-8-12 का स्वामी है, 6-8-12 में पड़ा है, कुछ भी मतलब इस तरीके से हमें वह ग्रह किसी भी तरीके से जो है नेगेटिव रिजल्ट देता हुआ दिख रहा है। परंतु यदि वह पुष्कर नवांश में चला जाए तो हम उसमें ये कहेंगे कि वह ग्रह अच्छा परिणाम देगा, वह ग्रह अच्छा परिणाम देने वाला बन जाता है। इस वजह से पुष्कर नवांश जो ये नियम है नवांश कुंडली का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इसमें माना जाता है। अब इसको देखना कैसे है तो इसको मैं एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आप लोगों को समझाता हूं। अब यदि हम पुष्कर नवांश की बात करें तो पुष्कर नवांश में को देखने का तरीका यह है कि कोई भी ग्रह पुष्कर नवांश में तब जाता है जब वह इन राशियों में इन पर्टिकुलर डिग्रीज में हो। जब अग्नि तत्व राशि में यदि कोई ग्रह है और वो इस पर्टिकुलर डिग्री में है, जैसे
यदि कोई भी ग्रह मेष राशि में, सिंह राशि में और धनु राशि में स्थित है और वह 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में यदि बैठा हुआ है, यानी कोई भी ग्रह है मेष में, सिंह में और धनु में यदि स्थित है और वह 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के अंदर अंदर यदि बैठा है, तो वह तुला नवांश में चले जाता है, यानी पुष्कर नवांश में वह ग्रह चले जाता है। इसी तरीके से यदि कोई ग्रह मेष में, सिंह में और धनु में यदि स्थित है और 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में यदि है, तो वह धनु नवांश में चले जाता है और वह भी पुष्कर नवांश में चले जाता है। दूसरा, यदि वह अर्धी साइंस में, अर्धी यानी पृथ्वी तत्वी राशियों में यदि कोई ग्रह बैठा है, यानी वृषभ में, कन्या में और मकर में यदि कोई ग्रह है और वह 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री 40 मिनट के बीच में है, तो वह मीन राशि यानी मीन नवांश में चले जाता है, यानी वह भी पुष्कर नवांश में आ जाता है ग्रह। इसी तरीके से यदि वह 2, 6, 10 राशियों में हो और 13 डिग्री 30 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में हो, तो वह वृषभ नवांश में चले जाता है, यानी पुष्कर नवांश में चले जाता है। इसी तरीके से यदि कोई ग्रह एरी यानी वायु तत्वी राशियों में हो, यानी मिथुन में, तुला में या कुंभ में हो और वह 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री के बीच में हो, तो वह मीन नवांश में चले जाता है, यानी पुष्कर नवांश में चले जाता है। इसी तरीके से यदि कोई ग्रह मिथुन में, तुला में और कुंभ में हो और वह 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में यदि हो, तो वह वृषभ नवांश में चले जाता है, यानी पुष्कर नवांश में चले जाता है। इसी तरीके से यदि जल तत्वी राशियों में कोई ग्रह स्थित हो, यानी मकर में, कर्क में, वृश्चिक में या मीन में यदि स्थित हो और वह 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में यदि हो, तो वह कर्क नवांश में चले जाता है, यानी पुष्कर नवांश में चले जाता है। इसी तरीके से यदि कर्क में, वृश्चिक में और मीन में यदि स्थित हो और 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री के बीच में हो, तो वह कन्या नवांश में चले जाता है, यानी पुष्कर नवांश में चले जाता है। इस तरीके से हम ग्रहों को देख सकते हैं। कोई भी ग्रह जिस भी राशि में स्थित है, उस राशि को हमने उसका तत्व देखना है कि वह कौन से तत्व में है और उस तत्व में कौन सी डिग्रियां, वो जो दोनों डिग्रियां हैं, उन दोनों डिग्रियों को देखना है हमने कि क्या उस डिग्रियों के बीच में हमारा ग्रह आ रहा है। यदि वह आ रहा है तो वह पुष्कर नवांश में चले जाता है। अब वो ग्रह मान लो चले भी गया पुष्कर नवांश में, तो वह फल कैसे देता है उसको हम देखते हैं कि वह शुभ परिणाम कैसे देता है, उसको हम देखते हैं। अब इसमें जैसे मैं आपको बता रहा था कि नीचता और उच्चता में फर्क आ जाता है जब हम पुष्कर नवांश की इस थ्योरी को अप्लाई करते हैं। कैसे? अब इसमें जैसे सूर्य को यदि हम लें, तो सूर्य उच्च के हो जाते हैं मेष राशि में। अब यदि वह लग्न कुंडली में मेष राशि में है, परंतु वह 20 डिग्री और 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में है यदि, तो वह लिब्रा नवांश में चले जाएंगे, यानी तुला नवांश में चले जाएंगे, यानी वे नीच के हो जाएंगे, परंतु वह पुष्कर नवांश में चले जाएंगे। तो अब हम उन सूर्य को ये नहीं कह सकते कि वह नीच के हो गए तो वह अपना रिजल्ट नहीं देंगे या फिर वीक रिजल्ट देंगे, यानी वीक हो गए, ऐसा हम नहीं कह सकते। वह पुष्कर नवांश में जाने की वजह से अपना शुभ परिणाम देंगे। जो भी उनके जैसे अपने कारकत्व के अनुसार जो भी वह फल देंगे व्यक्ति को, वह अच्छे फल देंगे। इसी तरीके से कन्या राशि में बुध उच्च के हो जाते हैं और यदि वह 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री 20 मिनट के बीच में यदि उच्च के हो रखे हैं, तो वह पाइसेस नवांश में चले आएंगे, यानी मीन नवांश में चले आएंगे। तो हम देखेंगे कि नवांश में वह नीच के हो गए, परंतु वह पुष्कर नवांश में चले आएंगे। तो इसका मतलब वह अपने जो रिजल्ट है वह अच्छे रिजल्ट देंगे, व्यक्ति को शुभ परिणाम देंगे नवांश में नीच के होने के बावजूद भी। इसी तरीके से शुक्र यदि उच्च के है नवांश लग्न कुंडली में और यदि वह इन डिग्रियों के बीच में है, तो वह वर्गो नवांश में चले जाएंगे। तो हम नवांश में देखेंगे कि वह नीच के हो गए, परंतु वह यदि इन डिग्रियों के बीच में है तो वह पुष्कर नवांश की संज्ञा उनको मिल जाएगी, वह पुष्कर नवांश में चले आएंगे। इस वजह से वह व्यक्ति को शुभ परिणाम देने वाले बन जाएंगे। इसी तरीके से हम ग्रहों की उच्चता नीचता को भी हमने इस तरीके से देखना है, यदि कि वह इन डिग्रियों में तो नहीं है। यदि वह इन डिग्रियों में है, पुष्कर नवांश की डिग्रियों में है, तो वह व्यक्ति को अपना बुरा परिणाम नहीं देंगे, वह अच्छा परिणाम ही व्यक्ति को, जातक को देंगे। इस तरीके से हम पुष्कर नवांश को देखते हैं। पुष्कर नवांश में कौन सा ग्रह बैठा है उसको हम इस तरीके से देखते हैं।
और जो भी ग्रह पुष्कर नवांश में होता है वह बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। इसका मैं एग्जांपल आपको श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली में से और श्री अमिताभ बच्चन की कुंडली से आपको दिखाता हूँ। अब जैसे कि ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली है, इसमें जो गुरु हैं वह वृषभ राशि में स्थित हैं और 15 डिग्री वृषभ राशि में 15 डिग्री के स्थित हैं। तो वह पुष्कर नवांश में चले जाएंगे। पुष्कर नवांश में वह यानी वृषभ नवांश में ही स्थित हो जाएंगे नवांश में। तो वह पुष्कर नवांश में होने की वजह से गुरु इनको बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाले बन जाएंगे। अब इसमें एक और नियम आता है कि पुष्कर नवांश में कोई ग्रह होने के साथ साथ वर्गोत्तमी भी हो सकता है। ऐसी 3 राशियां पुष्कर नवांश में होती हैं। पहली वृषभ, दूसरी कर्क और तीसरी धनु। तो यदि कोई ग्रह लग्न कुंडली में आपके वृषभ में बैठा है, कर्क में बैठा है और धनु में बैठा है और यदि पुष्कर नवांश में वह चले जाए तो वह पुष्कर नवांश में जाने के साथ साथ वर्गोत्तमी भी हो जाता है और इस केस में वह अपने परिणाम पूर्ण परिणाम देने वाला हो जाता है, पूर्ण शुभ परिणाम देने वाला हो जाता है, क्योंकि वर्गोत्तम का मतलब हो गया पूर्ण परिणाम देने वाला, स्ट्रॉन्ग हो गया, और पुष्कर नवांश में होने की वजह से वह शुभ परिणाम देने वाला हो गया। इस वजह से वह अपने पूर्ण रूप से शुभ परिणाम देने वाला ग्रह बन जाता है। जैसे कि इनके केस में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के केस में गुरु वृषभ राशि में स्थित है 15 डिग्री के, तो वह नवांश में वृषभ राशि में ही आ गए पुष्कर नवांश में, और वृषभ में ही आ गए तो वह वर्गोत्तमी भी हो गए और पुष्कर नवांश में भी हो गए। तो गुरु इनको सर्वाधिक शुभ परिणाम देने वाले ग्रह बन गए श्रीमती इंदिरा गांधी जी के लिए। इसी तरीके से मैं यदि आपको श्री अमिताभ बच्चन जी की कुंडली दिखाऊं तो इनकी कुंडली में भी गुरु कर्क राशि में, मैंने आपको बताया 3 ही राशियां हैं, वृषभ, कर्क और धनु। तो इनके केस में कर्क राशि में यह स्थिति बन रही है। कर्क राशि में गुरु स्थित हैं 0 डिग्री के। तो कर्क राशि में मैंने आपको बताया था कि 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में यदि कोई ग्रह होंगे तो वह पुष्कर नवांश में चले जाएंगे। गुरु इनके 0 डिग्री के हैं कर्क राशि में, और तो वह नवांश में भी कर्क राशि में आ गए। पुष्कर नवांश में आने के साथ साथ वह वर्गोत्तमी भी हो गए। इस वजह से इनके केस में भी जुपिटर सर्वाधिक शुभ फल देने वाले बन गए। इसी तरीके से हम ग्रहों को उनका परिणाम देख सकते हैं नवांश कुंडली के थ्रू। ये 6 के 6 नियम जो मैंने आपको बताए इनको लगा सकते हैं आप। पहला जैसे राशि तुल्य नवांश, उसमें आप ग्रहों की पर्टिकुलर एग्जैक्ट पोजीशन को देख सकते हैं। दूसरा वर्गोत्तमी देख सकते हैं आप, ग्रह हैं या नहीं, उससे आप बलाबल देख सकते हैं। तीसरा आप ग्रहों की उच्चता नीचता, उनका तत्व, उनका जो है अपनी राशि में बैठे हैं या अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं, इस तरीके से उनकी स्ट्रेंथ देख सकते हैं। इसी तरीके से आप पुष्कर नवांश के थ्रू देख सकते हैं कि वह पुष्कर नवांश में यदि है तो वह शुभ फल देने वाले हो जाएंगे। और इसी तरीके से मैंने आपको नियम बताया था जो दूरी वाला, कि यदि मेष में कोई ग्रह है और वह नवांश कुंडली में सिंह में या धनु में चले गए तो वह बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाले हो गए। इसी तरीके से यदि वे मेष में स्थित हैं लग्न कुंडली में और नवांश में वे वृश्चिक में चले गए, अपने से छठे चले गए, या फिर नवांश में कन्या में चले गए, अपने से छठे चले गए, तो वह खराब रिजल्ट देने वाले बन जाते हैं। इसी तरीके से इन सारे पॉइंट्स को हम जब देखते हैं और इनको अप्लाई करते हैं तो हम व्यक्ति का सटीक फलादेश कर पाते हैं, किसी भी ग्रह का सटीक फलादेश कर पाते हैं और उसको सही वे में वह क्या रिजल्ट हमें देने वाला है उसको हम जान पाते हैं नवांश कुंडली के द्वारा। तो इन नियमों को आप अप्लाई करें और मेरे को बताएं कि आपको कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो तब तक के लिए सीखते रहे और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद, प्रणाम।